Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow. उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ है और वो ये कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। लेकिन बकरीद पर कुछ मियां भाई इसकी इजाजत चाहते हैं। कह रहे हैं 15 मिनट के लिए छूट मिलनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? अलीगढ़ में एआईएमआईएम के नेता ऐसी ही मांग करते करते कुछ ऐसा कह गए जो उनके लिए मुसीबत बन गया है, जिसके बाद यह चर्चा अब तेज है कि सड़क पर नमाज वाली जिद मियां भाई को भारी पड़ सकती है। आप शिफ्ट में पड़ेंगे, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। क्या ईद पर 15 मिनट के लिए हमें अनुमति नहीं दे सकते नमाज पढ़ने की? शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है। लेकिन अन्य धर्म के लोग, अन्य अनुयायियों के लोग, उनके लिए नसीहत नहीं देती। अराजकता नहीं सड़कों में फैलने दें। घर से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री हमेशा नहीं रहेंगे। ये जनाब अलीगढ़ में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष हैं। नाम है यामीन खान। बड़े गुस्से में हैं। तमाम जो और गुस्सा अकल को खा जाता है, ये बात सभी जानते हैं। जानते ये भी होंगे, लेकिन फिर भी गुस्से से उबल रहे हैं। वजह है बकरीद के मौके पर सड़क पर नमाज की इजाजत न मिलना। सीएम योगी कह रहे हैं नमाज मस्जिद में पढ़िए, सड़क पर नहीं। मियां भाई कह रहे हैं ईद का मौका है, 15 मिनट के लिए इजाजत दे दें। सीएम योगी कह रहे हैं सड़क चलने के लिए है, बाधित करने के लिए नहीं। मियां भाई कह रहे हैं कांवड़िए भी तो नशा करके सड़क जाम करते हैं। सीएम योगी कह रहे हैं शिफ्टों में नमाज पढ़ लो। मियां भाई कह रहे हैं हिंदू त्योहारों पर तो नसीहत नहीं देते। सीएम योगी कह रहे हैं प्यार से मान जाओ वरना दूसरे तरीके से समझाएंगे। मियां भाई कह रहे हैं धमकी मत दीजिए, आप हमेशा सीएम नहीं रहेंगे। तो हम ये कहते हैं कि तमाम धार्मिक अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सड़क पर नमाज की जिद में मियां भाई कुछ ज्यादा ही बोल गए। बस फिर क्या, वही हुआ जो यूपी में होता है। यामीन खान के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश को लेकर केस दर्ज हो गया। मजलिस घबराने और डरने वाली जमात नहीं है। हम मुसलमानों के इश्यूज को और तमाम जनहित के इश्यूज को हम उठाते रहेंगे, चाहे ये हमसे 1 नहीं 10 मुकदमे हमारे ऊपर कर दें। 3 दिन बाद बकरीद है, लिहाजा एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष प्रशासन से 15 मिनट के लिए सड़क पर नमाज की इजाजत मांगने गए थे। इसी दौरान उनसे सड़क पर नमाज को लेकर जारी सीएम योगी के निर्देश पर सवाल हुआ तो जनाब हत्थे से उखड़ गए और सनातनियों पर अमर्यादित टिप्पणी कर बैठे। हम मुसलमानों, होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, तमाम कीर्तन है, तमाम कांवड़िया जो 1-1 महीने तक चलते हैं और वही कांवड़िए जो सड़कों पर नशा करके, चिलम पी करके और तमाम उपद्रव करते हैं, तो उनके लिए सड़क रोकने की अनुमति है। और 15 मिनट के लिए सादगी के साथ अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं। यामीन खान का यही बयान उनके लिए मुसीबत बनता दिख रहा है। लेकिन अभी कुछ और लोग भी हैं जिन्हें सड़क पर नमाज को लेकर जारी योगी सरकार के निर्देश मुस्लिमों पर जुल्म नजर आ रहे हैं। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। लोगों ने मुझसे पूछा कैसे, तो मैंने कहा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को 2 नजरों से देखते हैं, 2 निगाहों से, एक हिंदू नजर, एक मुस्लिम नजर। जो सड़कें हैं ये भी सभी की, समाज की, सभी हमारे लोगों की संपत्ति है और जिस तरीके से दूसरे त्योहार इन पर मनाए जाते हैं उनसे किसी को आपत्ति नहीं है, तो नमाज भी 2 मिनट की होती है, उससे भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुसलमानों का एक वर्ग सड़क पर नमाज के सीएम योगी के बयान से पूरा इत्तेफाक रखता है। उसका मानना है कि नमाज मस्जिदों में ही होनी चाहिए, सड़क पर नहीं। नमाज के अपने कानून होते हैं। नमाज के कानून के मुताबिक जगह का पाक होना, दूसरा जगह की इजाजत का लेना। अगर कोई भी जगह, चाहे वो सरकार की हो या किसी निजी हो, अगर उनकी तरफ से इजाजत हो और जगह पाक हो तभी नमाज दुरुस्त है, तभी नमाज हो सकती है। सीएम योगी का फंडा बिल्कुल क्लियर है, सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं देंगे और फिर भी ऐसा करोगे तो सड़क जाम करने, यातायात में बाधा डालने और सार्वजनिक शांति भंग के आरोप में मामला दर्ज होगा। उपद्रव करने, बलवा करने या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत जुर्माना और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में अगर किसी को अब भी
सीएम योगी की खींची लक्ष्मण रेखा लांघने का मन हो रहा हो तो फिर तो उसका भगवान ही मालिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। यूपी में अब बुलडोजर 24 घंटे और सभी 75 जिलों में चलेगा। एक एक अवैध कब्जे की सफाई होने वाली है। वो भी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को 31,000 नए टारगेट मिल सकते हैं। इसमें मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार, दरगाह सब शामिल हैं, जिनकी सफाई करने के लिए बुलडोजर 5 जून को गैरेज से बाहर निकलने वाला है। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया, इन्हीं के लिए बनाया था। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। यूपी में बाबा के बुलडोजर को अब एक नया काम मिल गया है। यूपी में बुलडोजर एक्शन की अब नई लिस्ट आ गई। इस बार बुलडोजर मियां भाई के एक एक अवैध कब्जे की सफाई करने वाला है। इसकी पहचान भी हो गई, सूची भी बनकर तैयार हो गई। यूपी में अवैध मस्जिदें भी टूटेंगी, अवैध मजार पर भी बुलडोजर गरजेगा, अवैध कब्रिस्तान के भी सफाई बुलडोजर करेगा। इस बार यूपी में मियां भाई का अवैध कब्जे पर बुलडोजर छठे गियर से चलेगा। वक्त के नाम पर यूपी में जितने भी अवैध कब्जे हैं, बुलडोजर सबको मिट्टी में मिलाएगा। यूपी में वक्फ के नाम पर कब्जाई गई 31,328 संपत्तियों पर बुलडोजर चल सकता है। इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसमें मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान और मजार भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे बड़ी वजह दस्तावेजों में खामियां बताई गई हैं। प्रदेश में कई कब्रिस्तानों, दरगाहों और मस्जिदों की संपत्ति वक्फ श्रेणी से बाहर भी हो सकती है। डाटा में विसंगति, दस्तावेज में त्रुटि और तकनीकी खामियां पाए जाने पर उम्मीद पोर्टल पर अब तक दर्ज 1,18,302 संपत्तियों में से 31,328 का पंजीयन रद्द कर दिया गया है। सबसे ज्यादा यूपी के जौनपुर में मौजूद 1938 संपत्तियों को वक्फ प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया गया है। बाराबंकी में 1521, मुजफ्फरनगर में 1510, अलीगढ़ में 1061, बस्ती में 1000, उन्नाव में 908, सीतापुर में 906, हरदोई में 891, आजमगढ़ में 866 और लखनऊ में 875 ऐसे प्रॉपर्टी जिनका वक्फ का दर्जा खत्म कर दिया गया। इसमें शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों की संपत्तियां शामिल हैं। जिन वक्फ प्रॉपर्टी का दर्जा रद्द किया गया है, उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली। हमारे शिया वक्फ बोर्ड की जायदादें पूरे उत्तर प्रदेश में बिक रही हैं और बड़े अफसोस की बात है, कोई इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि जितनी जायदादें बच सकी उसको बचा लेना चाहिए। जो प्रॉपर्टीज़ रिजेक्ट की गई हैं उनको ये वक्त दिया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के रिजेक्शन के बाद उसका सही पूरा डेटा उस पोर्टल पर अपलोड करें। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बड़े पैमाने पर जो भी रिजेक्शन के बाद कोताहियां और खामियां थी उनको दूर कर लिया गया है। जिन संपत्तियों को वक्फ से बाहर किया गया है, इसमें से कई संपत्तियों का खसरा नंबर वक्फ बोर्ड में दर्ज नंबर से मैच नहीं हो पाया। कई का क्षेत्रफल ज्यादा है, कई का राजस्व अभिलेखों में क्षेत्रफल ही बदल गया है। कुछ कब्रिस्तान, दरगाह का खसरा 2-2 वक्फ के नाम पर दर्ज पाया गया है। धर्म की आड़ में वक्फ के नाम पर इन जमीनों को साजिश के तहत हड़पने का शक है। एक बार वक्फ का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अब कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर दावा नहीं ठोक सकता। अब जिन संपत्तियों का वक्फ रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, ये बुलडोजर के रडार पर है।
पूरे देश में वक्फ संपत्तियों का डिजिटाइजेशन हो रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर वेरीफाई करना जरूरी है। यूपी में सबसे ज्यादा 1,18,302 संपत्तियां दर्ज की गई, जिनमें से अभी तक 53,711 संपत्तियों को वक्फ प्रॉपर्टी माना गया है, जबकि 20,540 संपत्तियों की जांच अभी जारी है। वहीं 31,328 का वक्फ पंजीकरण को रद्द कर दिया गया है। 5 जून आखिरी तारीख है। 5 जून के बाद यूपी में अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद, मजार, कब्रिस्तान और दरगाह पर बुलडोजर दौड़ सकता है। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के दौर में परिवर्तन का तूफान सा चल रहा है। 30 सालों से एक मस्जिद को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य सरकार को चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही थी, संभावित खतरे से आगाह कर रही थी, लेकिन ममता दीदी की सरकार ने उस वक्त नहीं सुनी। अब शुभेंदु सरकार ने यह फैसला किया है कि कोलकाता रनवे के ठीक पास बनी 136 साल पुरानी मस्जिद को तो शिफ्ट करना ही होगा। इसके लिए मस्जिद कमेटी से भी बात हो रही है। मतलब 30 साल तक रुका हुआ एक फैसला शुभेंदु सरकार ने 30 मिनट में कर दिया। ये वही कोलकाता की मस्जिद है जिसे लेकर दावा किया जाता है कि 136 साल पुरानी है। कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के ठीक सामने है बाकरा मस्जिद, जो पिछले 30 सालों से परेशानी की वजह बनी हुई है। नंबर 1, एयरपोर्ट संचालन में दिक्कत। नंबर 2, इंटरनेशनल विमानों की लैंडिंग में परेशानी। नंबर 3, आधुनिक ILS सिस्टम लगाने में रुकावट। और नंबर 4, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बुक में संभावित खतरे के तौर पर दर्ज है बाकरा मस्जिद। ये जो हम लोग एयरपोर्ट का बाउंड्री देख सकते हैं, इसी बाउंड्री के उस पार जो रनवे है वहीं पे एक 136 साल पुरानी मस्जिद है और उसी मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए नई सरकार की तरफ से जो एक्शन है वो शुरू कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इसको लेके बैठक किया गया है, मीटिंग किया गया है और उसी के साथ साथ जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनके साथ भी मीटिंग किया गया है। ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल में 3 सरकारों का दौर, लेकिन 30 सालों तक कोलकाता के रनवे पर हजारों पैसेंजरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहा। केंद्र सरकार, एविएशन डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी पश्चिम बंगाल सरकार को खत पर खत लिखते रहे कि बाकरा मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। अब इस बाकरा मस्जिद को शिफ्ट करने का बीड़ा उठाया है शुभेंदु सरकार ने। प्रशासन, एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला अधिकारी की लगातार बैठकें हो रही हैं। मस्जिद कमेटी ने भी बातचीत में सहयोग का संकेत दिया है। पिछली सरकारों की अकर्मण्यता के कारण एयरपोर्ट कानूनों की तसल्ली बख्श धज्जियां उड़ाई जाती रही। खतरा सिर पर मंडराता रहा, लेकिन सरकारें कान में तेल डालकर सोई रही। कारण क्लियर है, मजहबी मामला और मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत। शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आते ही बाकरा मस्जिद पर फैसला ले लिया है। बकरीद के बाद सभी संबंधित पक्षों से फाइनल राउंड की बातचीत के बाद मस्जिद को शिफ्ट करने का काम तेज हो जाएगा। अब आपको वो 3 वजहें बताते हैं जिसके कारण मस्जिद को शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। खतरा नंबर 1, एविएशन नियमों के मुताबिक रनवे के 240 मीटर के दायरे में कोई स्थायी निर्माण नहीं होना चाहिए। बाकरा मस्जिद एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से करीब 150 मीटर अंदर है। खतरा नंबर 2, मस्जिद के कारण ही दूसरे रनवे की लंबाई सिर्फ 2832 मीटर रखनी पड़ी, जिससे बोइंग 787 और एयरबस A330 जैसे बड़े विमानों के संचालन में परेशानी आती है। खतरा नंबर 3, खराब मौसम में पायलट को अगर गो अराउंड करना पड़ा, यानी एयरपोर्ट के ऊपर ही थोड़ी देर उड़ान भरना पड़ा, तो मस्जिद की मीनारें क्रैश का कारण बन सकती हैं। पिछली सरकारों की यह खतरा नहीं दिखा या जानबूझकर आंखें मूंद किसी बड़े दुर्घटना का इंतजार किया जाता रहा, क्योंकि मस्जिद की शिफ्टिंग मुस्लिम भावना को भड़काने की वजह बन सकती थी।
लेफ्ट और टीएमसी की सरकारें ये समझने में बिल्कुल नाकाम रही कि मामला मस्जिद या मजहब का था ही नहीं, मामला एयरपोर्ट सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय एविएशन नियमों से जुड़ा है। विकास के रास्ते में मजहब दीवार नहीं बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो ईद आते ही माहौल बिगाड़ने लगते हैं कि सड़क पर नमाज से दिक्कत क्या है, गाय की कुर्बानी तो होकर रहेगी। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि ऐसे तमाम जहर उगलने वाले मौलानाओं का हृदय परिवर्तन हो गया है, क्योंकि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की मुहिम इन मौलानाओं ने बकरीद से ठीक पहले ही छेड़ दी है। अब इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या मौलाना भी अब ये समझ गए कि गाय हमारी माता है। 1, 2, 3 ये तीनों मौलाना बकरीद से ठीक पहले सनातन धर्म में पूजी जाने वाली गौ माता के हमदर्द बन गए हैं। गाय पर मौलानाओं का हृदय परिवर्तन हो गया है। इनके बयान तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ये हैं उमर अहमद इलियासी, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम। ये गाय को विश्व का प्राण बता रहे हैं। दूसरे हैं इमाम काउंसिल के सदस्य, जो ईद उल अजहा पर गाय न काटने का प्रण ले रहे हैं। और ये हैं AIIA अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी, जो गौ माता की रक्षा के लिए पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। इन जैसे तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, इस्लामिक स्कॉलर का हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हुआ है। इसके पीछे गोवध को लेकर बढ़ती जा रही वो सख्ती है जो दिल्ली से यूपी और पश्चिम बंगाल तक देखने को मिल रही है। उसी का असर है कि ये मुल्ला मौलवी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं। गाय को हरगिज ज़बाह ना करें, ना उसका गोश्त खाएं, इसलिए कि हमारे हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं। और आज भी मुसलमान इस बात की बार बार गुजारिश कर रहा है कि सरकार गाय को राष्ट्र पशु घोषित करे। गाय की यह आवाज जो आज तक कट्टरपंथियों को खटकती थी, इनके कानों से धुआं निकाल देती थी, आज यही आवाज इन्हें मां का स्वर लग रही है। बंगाल में इमाम काउंसिल ने तो बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया है कि गो हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय राष्ट्रीय पशु घोषित होनी चाहिए। এবছর আমরা কোনো ইমাম ও মুয়াজ্জিন সাহেব গরু কোরবানি করব না, ছোট হোক আর বড় হোক আমরা কোনো গরু কোরবানি করব না। আমরাও একই দাবি তুলছি, গো হত্যা বন্ধ চাই, গো हत्या बंद करो। हमारा हिंदू समाज गाय को गौ माता के रूप में देखता है। आओ हम सब मिलकर इस मुहिम में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। बंगाल के ये मौलाना न केवल मांग कर रहे हैं बल्कि गो हत्या बंद करने के लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें ये मुसलमान उसी बंगाल के हैं जहां 15 दिनों पहले तक धड़ल्ले से कट्टरपंथी गायों को काटते थे, खुलेआम गायों पर अत्याचार किया जाता था। लेकिन अब इनके सुर बदले बदले सुनाई दे रहे हैं। और तो और ओवैसी के नेता वारिस पठान भी इसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये बात अलग है कि इसमें उनकी हमदर्दी कट्टरपंथियों के साथ जुड़ी है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, कर दो घोषित, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आए दिन बेगुनाह बेकसूर मुसलमानों की गाड़ी को रोका जाता है, ये कथाकथित गौ रक्षक लोग आगे रोकते हैं, बेचारों को मॉब लिंचिंग करके मार डालते। देश के हिंदू और मुसलमानों का मौलानाओं के गाय पर बदले मिजाज को लेकर क्या कहना है, अब वो भी सुन लीजिए। गाय हमारी माता है, पूजनीय है, इसलिए इनको गाय को हमारे राष्ट्रीय पशु भी घोषित करना चाहिए। मुस्लिम मौलाना अगर इतना सपोर्ट कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें अगर उनके दिमाग में आ रहा है तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट ही है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित करो, जो राजमाता होना चाहिए, जो भी है वो। हमारे जितने हिंदू भाई हैं इनको भी हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए और राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। अगर ये मांग कर रहे हैं तो सबसे पहले गोवा और जो नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, सबसे पहले वहाँ पे प्रतिबंधित करें। हमेशा से कट्टरपंथियों के हितैषी रहने वाले मौलाना और नेताओं के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग असल में मांग है या फिर मुद्दा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में सरकार बदलते ही बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीर भी बदल गई। घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के एक एक अवैध रास्तों को सील किया जा रहा है। फेंसिंग के लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन घुसपैठिए इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बॉर्डर पर फेंसिंग लगता देख बांग्लादेशी सेना और घुसपैठिए बाड़बंदी को रोकने के लिए पहुंच गए, लेकिन इसके बाद बीएसएफ ने कैसे जवाब दिया, खुद देख लीजिए।
भारत बांग्लादेश बॉर्डर की। बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू होते बांग्लादेशियों को मिर्ची लग गई है। बांग्लादेशी फेंसिंग का काम शुरू होते देख बॉर्डर पर हंगामा करने लगे। बांग्लादेशी सेना के साथ धारदार हथियार लेकर बॉर्डर पर फेंसिंग रोकने पहुंच गए। पहले तो भारतीय सेना ने समझाया, नहीं मानने पर बीएसएफ जवानों ने तुरंत पोजीशन ले लिया। करीब 1 घंटे तक पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में भारत और बांग्लादेश बॉर्डर तनाव में डूबा रहा। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में 45 दिन के अंदर बीएसएफ को जमीन देने का ऐलान कर चुके हैं। झुकने वाला आदमी नहीं हूँ, डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करे। बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी जा रही, जमीन की मपाई हो रही है। फेंसिंग साइट को चिन्हित कर जीरो लाइन पर खूंटे गाड़े जा रहे हैं। जाहिर है बांग्लादेश से होने वाले घुसपैठ पर लगाम लगने वाली, लिहाजा बांग्लादेशी छाती पीट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय खुश है। ऐसा ही काम शुरू हो गया। भारत बांग्लादेश सीमांत तो जो चांगड़ा बांधा मेटलीगंज एरिया है 3 बीघा कॉरिडोर का नजदीक, हम लोग इसमें अभी देख रहा है एक करके ऐसा लगा दिया, लकड़ी लगा के सब फेंसिंग होगा ना, आने नहीं सीखेगा। खुश है हम लोग खुशी है बहुत। क्यों? देखो वो बांग्लादेश जो मोहम्मद है उन लोग को विश्वास नहीं है हमारा कि बांग्लादेश को आतंकवादी जल्दी इधर रहने नहीं सकते। हम लोग को सुरक्षा होता है, लेकिन हम लोग तो सारे इंडिया को सुरक्षा होता है। अभी जो होना था अभी बढ़िया हुआ, अभी जीरो में शुरू हो गया। ये पहले होना था, ये जो अभी हुआ 2-3 साल अगर पहले होता था। गाँव ये जो गरु लेके जा रहा है, वो जो महिला है पुरुष है, वो जो लेके जा रहा है बांग्लादेशी है। इन्हीं सरहदों से घुसपैठिए देश में घुसते थे। इसी ओपन बॉर्डर से बांग्लादेशी अवैध रूप से गायों की तस्करी करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने घुसपैठ के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाए अभी 15 दिन ही बीते, लेकिन ये शुरुआती 2 हफ्ते ही कट्टरपंथियों के लिए कितने भारी रहे हैं, ये उनके भड़के मिजाज से ही झलक रहा है। अब शुभेंदु सरकार ने बड़ा आदेश जारी करते हुए बंगाल के मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। अब इस पर नया बवाल खड़ा हो गया। सारे स्कूल, सारे मदरसा, सब जगह वंदे मातरम होगा। नहीं, इन जैसे कई कट्टरपंथियों के पेट में दर्द की वजह बना हुआ है बंगाल में शुभेंदु सरकार का नया आदेश है बंगाल के सरकारी मदरसों में वंदे मातरम गाने को अनिवार्य करना। इसका नोटिफिकेशन तो बंगाल सरकार 4 दिन पहले यानी 19 मई को ही जारी कर चुकी है, लेकिन अब शुभेंदु सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने बेहद साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि जहां भी जिन भी मदरसों में सरकारी पैसा जाता है उन मदरसों में राष्ट्रीय गीत गाना ही होगा। सारे स्कूल, सारे मदरसा, सब जगह वंदे मातरम होगा। जहां भी सरकारी पैसा जाता है, सरकारी कानून लागू होता है, सब जगह राष्ट्रगीत गाना है। दिलीप घोष का बयान आते ही कट्टरपंथियों के कलेजे पर सांप लौटने शुरू हो गए। मौलाना भड़क उठे, फैसले को वापस लेने की मांग पर अड़ गए कि गवर्नमेंट इसको हमारे ऊपर न थोपे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल जो एक हर रिलीजन के लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया वो उसका उल्लंघन है। हम ये गुजारिश करते हैं कि अपने इस फैसले को से जो है वो पीछे हटे, अपने इस फैसले को वापस ले। हम मुसलमान जो है साफ लफ्जों में कहते हैं हम इसको हरगिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तक मदरसों में केवल इस्लामिक शिक्षा ही दी जाती थी, लेकिन अब जब वंदे मातरम गाने की बात आई तो मौलानाओं को मिर्ची लग गई। लेकिन इस मुल्क की हम पूजा नहीं करते हैं। पूजा हम मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह, एक ईश्वर की करता है। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि दीदी के राज में जो मनमानी चल रही थी वो तानाशाही बीजेपी की सरकार में नहीं चलेगी। पुराना कानून था जो यहाँ चल नहीं रहा था। यहाँ कानून सरकार का नहीं चलता था, शासक का कानून चलता था, संविधान का नहीं चलता। उसको हम लागू कर रहे हैं। देश को हिंदुस्तान से अलग एक देश जैसा बना के रखा गया था।
वो नहीं चलेगा। देश का एक राज्य है और देश का कानून लागू होगा, पूरा पारित भी होगा। Brought to you by Suzu Steel. Strong today, secure tomorrow.